चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भरतपुर विकास प्राधिकरण के ऑडिटोरियम में आयोजित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 60वें प्रांत अधिवेशन उद्घाटन समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने शिरकत की है। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि विद्यार्थी किताबी ज्ञान के साथ साथ बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करे, इसी से उसका सर्वांगीण विकास संभव है। उन्होंने कहा कि भारतीय इतिहास और प्राचीन ग्रंथ ज्ञान के भंडार है, इससे आज का युवा बहुत कुछ सीख सकता है। वहीं उन्होंने कहा कि सभी विद्यार्थी शिक्षक संस्थानों में अध्ययन के दौरान ध्यान लगाकर अध्ययन करें। किसी प्रकार की शंका संकोच के लिए अध्यापक से तब तक सवाल करें जब तक आपके जवाब प्राप्त नहीं हो जाते। उन्होंने कहा कि शिक्षा लेना आपका हक है और सिखाना अध्यापक का कर्तव्य है। तो देखिए भरतपुर से ये खबर है, जहां राज्यपाल हरिभाऊ जो है विद्यार्थी के बौद्धिक आयोजन में शामिल हुए हैं और साथ ही साथ इस दौरान उन्होंने बच्चों से संवाद की। उन्होंने विद्यार्थियों से संवाद करते हुए उन्होंने कहा है कि आप तब तक सवाल करते रहिए जब तक आपको आपके सवाल का जवाब नहीं मिलता, क्योंकि सवाल करना आपका कर्तव्य है और आपके सवाल का जवाब देना अध्यापक का कर्तव्य है। तो इस दौरान मौजूद रहे राज्यपाल हरिभाऊ और साथ ही साथ उन्होंने बौद्धिक क्षमता बढ़ाने पर भी जोर दिया है। और आप जयपुर स्थित जवाहर कला केंद्र में आयोजित सरस राज सखी राष्ट्रीय मेला 2024 में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े पहुंचे। उन्होंने इस दौरान कहा वहां देश भर से आए महिला स्वयं सहायता समूह की प्रतिनिधियों से संवाद किया। मेले में आई देश भर की महिला स्वयं सहायता समूह प्रतिनिधि मंडल से भी उन्होंने बातचीत की। उन्होंने कहा कि ये मेला एक भारत श्रेष्ठ भारत का अनुपम उदाहरण है। वहीं राज्यपाल बागड़े ने मेले में लगे विभिन्न राज्यों के महिला स्वयं सहायता समूह के उत्पाद स्टॉल का अवलोकन किया और कहा कि महिला स्वयं सहायता समूह राष्ट्र के आर्थिक विकास का प्रमुख आधार है। महिला सशक्तिकरण के लिए इस तरह के मेलों को महत्वपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से महिला उत्पादों को बड़े स्तर पर बाजार मिलता है। उन्होंने कहा वहां प्रदर्शित भारत के विभिन्न प्रांतों के हस्तशिल्प, कारीगरी, वस्त्र उत्पादों का अवलोकन कर उनकी सराहना की है। तो यहां पर स्वयं सहायता समूह का उत्पादों का अवलोकन किया गया है। और आपको ये भी बताते चले कि यहां पर तमाम जो हस्तशिल्पों था यहां पर आयोजित किया गया है। और ये भी आपको बताते चले कि यहां लगातार जो बड़े दिग्गज लोग हैं यहां पर पहुंचे और जो हस्तशिल्प थी और सरस सखी राष्ट्रीय मेले 2024 में राज्यपाल जो हैं वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं और यहां पर जो सामान है, जो स्टॉल्स है, उसका निरीक्षण किया, उसको देखा और साथ ही साथ तमाम विषयों पर भी बातचीत की। जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर अजमेर और बीकानेर संभाग के विधायकों के साथ बजट वर्ष 2024 से 2025 में की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर बैठक की, जिसमें उन्होंने कहा कि सभी विधायक अपने जिले में प्रशासन के साथ मिलकर लगातार बैठक लें ताकि बजटीय घोषणाओं की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने आश्वस्त किया है कि इन घोषणाओं की क्रियान्वित में संस्थानों का किसी भी स्तर पर कमी नहीं आने दी जाएगी। और वहीं सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि बजट के माध्यम से राज्य सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बजट में की गई हर घोषणा का जमीन पर क्रियान्वयन सुनिश्चित हो और जिससे जनता को राहत मिल सके। साथ ही कहा कि विकसित राजस्थान 2047 की लक्ष्य प्राप्त के लिए बजटीय घोषणाओं को सही समय पर और प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके। और मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अत्यंत उदय को ध्येय मानते हुए कार्य कर रही है। सरकार की ओर से संचालित योजनाओं का लक्ष्य समाज के अंतिम व्यक्ति को राहत पहुंचाते हुए उनका उत्थान और कल्याण सुनिश्चित करना है। तो अजमेर से खबर है, जहां संभाग के विधायकों की यहां पर बैठक हुई और सीएम भजनलाल शर्मा जो है उन्होंने ये बैठक की अध्यक्षता की है। तो देखिए अत्यंत उदय की परिकल्पना हमारा ध्येय है। यहां पर भजनलाल शर्मा जो है उन्होंने बैठक की और इस दौरान उन्होंने कहा है कि अनंत उदय की जो परिकल्पना जो है वो हमारा ध्येय है। और इस दौरान तमाम जो कैबिनेट जो मंत्री हैं, प्रदेश मंत्री यहां पर मौजूद रहे और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि
ये जो बैठक है ये भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में ये बैठक हुई और इस बैठक में तमाम मुद्दों पर यहां पर बातचीत की गई और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अनंतोदय की परिकल्पना जो है वो हमारा ध्येय है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने हाल ही में हुई ओलावृष्टि के बाद खराब मौसम से गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि ओलावृष्टि से प्रदेश के किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच गई हैं। इससे प्रदेश के अधिकांश गांवों में फसलों को भारी नुकसान हुआ है। जूली ने राज्य सरकार से किसानों को समय पर उचित मुआवजा देने और गिरदावरी की रिपोर्ट तैयार करने को कहा, जिससे किसानों को आर्थिक सहायता मिल सके। वहीं जूली ने बताया कि पिछले 2 दिनों से मौसम में अचानक पलटी खाई है, जिससे पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से आसमान में बादल जो है वो छा गए हैं। उसके बाद शुक्रवार से प्रदेश को अधिकांश जिलों में बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि सरसों की फसल में आ रही फलियां और फूलों के झड़ने से उत्पादन भी प्रभावित हुआ है। ओलावृष्टि से खेत में फसल भारी मात्रा में नष्ट हो गई है। तो देखिए, खराब मौसम की वजह से लगातार किसान जो है वो परेशान है, क्योंकि जो किसान की फसलें जो हैं वो खराब हो रही हैं और नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो भी यहां पर किसानों के बीच पहुंचे। उन्होंने फसलों का हालचाल जाना, वहां पर किसानों से वो मिलकर किसानों की चिंताएं वो उन्होंने सुनी और तमाम फसल को लेकर तमाम जो मुद्दे थे उन पर बातचीत भी की है। राष्ट्रीय युवा दिवस यानी 12 जनवरी के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन हुआ है और 8 से 12 जनवरी 2025 तक किया जाएगा। आयोजन की तैयारियों के संबंध में युवा मामले और खेल विभाग के शासन सचिव नीरज के पवन की अध्यक्षता में एसएमएस स्टेडियम के मीटिंग हॉल में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान पवन ने बताया कि 4 दिवसीय महोत्सव विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार थीम पर आधारित होगा। इसका आयोजन सवाई मानसिक स्टेडियम में किया जाएगा। महोत्सव में विभिन्न सांस्कृतिक और खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। उन्होंने जानकारी दी कि इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर आने वाले प्रत्येक प्रतिभागी को 50,000, द्वितीय स्थान पर 25,000 और तृतीय स्थान पर 10,000 रुपए की सम्मान राशि प्रदान की जाएगी। वहीं कार्यक्रम में विभिन्न विभागों की उपलब्धियों और योजनाओं की प्रदर्शन भी आकर्षक का केंद्र रहेगा। इस संबंध में संबंधित विभागों को सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो युवा महोत्सव की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की गई। 8 से 12 जनवरी को ये महोत्सव जो है इसकी शुरुआत होगी और इसको लेकर बैठकें की गई हैं। 50,000 तक की राशि सम्मानित होंगे। यहां पर बातचीत की गई और साथ ही साथ आपको बताते चले इस बैठक में ये भी तय किया गया कि जो विजेता जो आएंगे उनको पुरस्कार जो है वो दिया जाएगा और 50,000 की जो राशि है वो भी उनको दी जाएगी। बीकानेर जिला कलेक्टर नम्रता विष्णु ने कलेक्ट्रेट सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की। इस दौरान कलेक्टर ने जिले के बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन में गति लाते हुए कार्य समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बकाया बजट घोषणाओं में भूमि आवंटन सहित अन्य कार्यों को प्राथमिकता करे। विभाग बजट घोषणाओं का फॉलोअप करते हुए क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं सहित अब तक की कार्रवाई से अवगत करवाए। बजट घोषणाओं की प्रगति को नियमित रूप से CMIS पोर्टल पर अपडेट करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने विद्युत विभाग को PM सूर्योदय घर योजना के तहत चयनित ग्राम पंचायतों की सूची उपलब्ध करवाने, विद्युत विभाग को खाजूवाला और बजू में बकाया कृषि कनेक्शन कार्य शीघ्र पूर्ण करने के भी निर्देश दिए हैं। तो कलेक्टर नम्रता ने साप्ताहिक बैठक की और इस बैठक में नम्रता ने कई निर्देश दिए और आपको ये भी बताते चले कि उन्होंने इस बजट को लेकर घोषणाएं की हैं और उन्होंने तमाम यहां पर जो लोग थे, नेता थे, वो भी इस बैठक में शामिल हुए और गुणवत्ता के लिए नियमित करे, ये इस पर भी चर्चा की है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि लगातार यहां पर बैठकें जो हैं वो की जा रही है और तमाम बिंदुओं पर जो है वो खासा ध्यान दिया जा रहा है।
बीकानेर जिला उपभोक्ता संरक्षण समिति और जिला स्तरीय खाद्य सुरक्षा और सतर्कता समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। बैठक में जिला रसद अधिकारी वीरेंद्र चौधरी ने कहा कि उपभोक्ताओं के अधिकार संरक्षित करने के लिए और उनकी परिवेदनाएं निस्तारित करने के लिए जिला कलेक्टर के निर्देशन में विभागीय समन्वय पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए विभाग की तरफ से जल्द ही मध्यस्थता सेल का गठन किया जाएगा। उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार से सहायता उपलब्ध करवाने के लिए उपभोक्ता हेल्पलाइन की भी प्रारंभ की जाएगी, यानी शुरुआत की जाएगी। इसके लिए उपभोक्ता 14435 और 1800180630 अथवा व्हाट्सएप नंबर 7230066030 पर अपनी शिकायत जो है वो दर्ज करवा सकते हैं। उन्होंने सभी सरकारी विभागों में उपभोक्ताओं की तरफ से की गई व्यक्तिगत शिकायतों का भी प्राथमिकता से निस्तारण करने को कहा है। तो जिला उपभोक्ता के तरफ से एक ये बड़ी पहल की गई है कि रसद अधिकारी वीरेंद्र चौधरी जो है इस बैठक की उन्होंने अध्यक्षता की है और इसमें उपभोक्ताओं के अधिकार की संरक्षित करने के लिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी भी तरह की अगर कोई मदद चाहिए होगी तो इस हेल्पलाइन नंबर पर आप फोन कर सकते हैं और अपनी समस्या जो है वो आप बता सकते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि गहलोत अपनी अल्पमत सरकार को सहयोग करने वाले विधायकों को खुश करने के लिए आनन फानन में नए जिलों की घोषणाएं कर दी थी। इतना ही नहीं, गहलोत ने पूर्व सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी रामलू भाया की अध्यक्षता में समिति तो गठित की, लेकिन नए जिलों की घोषणाओं के बाद स्वयं रामलू भाया ने आश्चर्य व्यक्त किया था। इसका मतलब साफ है कि गहलोत ने समिति को भी अंधेरे में रखकर विधायकों को खुश करने के लिए जिलों की रेवड़ियां बांटी थी, यानी कि ताकि उनकी अस्थिर सरकार को सहारा मिल सके। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि बीजेपी सरकार ने सभी जिलों की समीक्षा करने के बाद भूतपूर्व प्रशासनिक अधिकारी ललित के पवार की अध्यक्षता में समिति का गठन किया, मंत्रिमंडल की समिति बनाई और इनकी रिपोर्ट के बाद कैबिनेट बैठक में 9 जिले और 3 संभाग समाप्त करने का प्रस्ताव किया। समिति के साथ बीजेपी सरकार ने राजस्थान की भौगोलिक, सांस्कृतिक और जनसंख्या के आधार पर जनता की मांग को देखते हुए 41 जिले और 7 संभाग रखने का फैसला किया। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने यहां पर आरोप लगाया है। आपको बताते चले कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का पूर्व सरकार पर यहां आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जिलों को रेवड़ियां बांटी गई हैं ताकि जो उनकी सरकार है वो स्थिर रहे और विधायकों को खुश करने के लिए उन्होंने रेवड़ी जो है वो भी बांटी है। मैं अब आपको पता है सलूम्बर जिला है, हाँ। 3 विधानसभाएं सलूम्बर जिले में रहेगी और बांसवाड़ा में भी बराबर अनुपात बराबर है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। ये बांसवाड़ा को किसने चेंज किया? बांसवाड़ा जिला है और सलूम्बर जिला है, ये कोई बात ही नहीं है। वो संभाग की बात कर रहे होंगे तो संभाग तो अब कोई आखिर समान अनुपात तो देखना चाहिए ना, समान अनुपात देखा नहीं और फिर कैबिनेट ने निर्णय लिया, सोच समझ के निर्णय लिया। राजनीति नहीं करना चाहिए। गहलोत साहब अब जो राजनीति कर रहे हैं, वैसे राम लोहिया जी ने इनको 40-41 जिले बनाने का सुझाव दिया था और ये उस समय राम लोहिया जी ने खुद ने ये महसूस भी किया, बताया भी है। इन्होंने तो आनंद फानंद में दूध दे दिया। वो उस समय के जो विधायक थे नागर, उनको वो निर्दलीय विधायक थे, उनको खुश करने के लिए वहां दे दिया। देखिए, गहलोत साहब खुद संकट में थे, उनकी सरकार में आपसी खींचतान बहुत ज्यादा थी और सर्वविदित है कि सचिन पायलट जी अपने समर्थक विधायकों को लेकर के होटलों में बैठे रहे और उसकी तुलना में दूसरी तरफ गहलोत साहब भी अपने समर्थक विधायकों को लेकर के होटलों में बैठे कैंप करते रहे। वो सरकार अल्पमत में थी और विधायकों को तुष्ट करना बहुत जरूरी था। इसको ध्यान में रख करके गहलोत साहब ने और एक पूर्व सेवानिवृत्त अधिकारी राम लोहिया की अध्यक्षता में और एक समिति का गठन कर दिया और उसमें कि राजस्थान की भौगोलिक, सांस्कृतिक और जनसंख्या को आधार बना करके नए जिले बनाए जाए। ये ठीक बात है कि नए जिले बनाने चाहिए,
विकास को गति मिलती है, काम करना चाहिए। लेकिन राम लोभैया जी को खुद को ही नहीं पता था कि इतने जिले घोषित कर दिए। जब राम लोभैया ने जो रिपोर्ट दी, वो रिपोर्ट तो इन्होंने एक तरफ रख दी, लेकिन चूंकि अपने जो निर्दलीय विधायक जो उनका साथ दे रहे थे, जिनके आधार पर कांग्रेस की तत्कालीन सरकार टिकी हुई थी, उन विधायकों को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने आनंद फानंद में जिले बना दिए। खुद राम लोभैया जब वो महाराष्ट्र में थे, जब उनको पता चला कि एक साथ 50 जिले बना दिए, तो उन्होंने भी आश्चर्य व्यक्त किया था। उन्होंने भी कहा, ये क्या कर दिया, 50 जिले बना दिए। यानी उनको खुद को आश्चर्य हुआ। यानी समिति तो एक नाटक था और खुद को और उनको अपनी सरकार बचाना था, तो खुद की सरकार बचाने के लिए जैसे उन्होंने दूदू जिला बनाया। दूदू में निर्दलीय विधायक का सहयोग उनको चाहिए था। ऐसे कई विधायकों को राजी करने के लिए उन्होंने उस समय जिले बना दिए। देखिए, जिले बनाना ठीक बात है, लेकिन जिले कैसे बनाए? एक जिला तो कई जिले ऐसे हैं इसमें जिनमें एक एक विधानसभा है, जैसे केकड़ी है, दूदू है, सांचौर है, जिसमें एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर जिला बना दिया। ऐसे देखिए, उनको चाहिए था कि एक विधानसभा में कम से कम 3 जिले तो रखते वो, और व्यवस्थित रूप से यदि करते, समान जनसंख्या के आधार पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन बेसिस पर यदि जिले बनाते तो कोई जिले की समीक्षा करने की जरूरत ही नहीं थी। और वो भी कैसे, जो आचार संहिता लग रही थी, चुनाव की सरकार, उनके 5 साल पूरे होने लग गए और उसी समय उन्होंने एक दिन पहले ही अचानक 50 जिले की रिवड़ियां बांट दी। मैं सोचता हूं ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था, और अब वो छिटाकशी कर रहे हैं हमारी सरकार पर। देखिए, हमारी सरकार ने एक अनुभवी सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी को लगाया था, उस प्रशासनिक अधिकारी ने, और इसकी समीक्षा की, एक एक बिंदु पर समीक्षा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से जोन 8 में निजी खातेदारी की करीब 2 बीघा कृषि भूमि पर नवीन अवैध कॉलोनी को प्रारंभिक स्तर पर ही पूर्णतः ध्वस्त, और जोन 6 में निजी खातेदारी की करीब 9 बीघा कृषि भूमि पर नवीन अवैध कॉलोनी को प्रारंभिक स्तर पर ही पूर्णतः ध्वस्त किया गया है। इसको लेकर पुलिस उप महानिरीक्षक कैलाश चंद्र बिश्नोई ने बताया कि जोन 8 के क्षेत्राधिकारी संगाने ने अवस्थित कुतरों की डाड़ी और जिला जयपुर में करीब 2 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति, अनुमोदन और बिना भू रूपांतरण कार्रवाई भूमि को समतल पर बीते दिनों में मौका पाकर रातों रात बनवाई गई मिट्टी, ग्रेवल सड़कें और अन्य अवैध निर्माण कर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने की सूचना प्राप्त होते ही प्रारंभिक स्तर पर ही जोन 8 के राजस्व और तकनीकी स्टाफ की निशानदेही पर प्रवर्तन दोस्तों ने जेसीबी मशीन और मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया। नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया। जयपुर विकास आयुक्त आनंदी की अध्यक्षता में भूमि और संपत्ति निस्तारण समिति की 205वीं बैठक संपन्न हुई। बैठक में जोन 7 में ही जयपुर विकास प्राधिकरण की योजना गोविंदपुरा करधनी के सी ब्लॉक के संस्थानिक भूखंड संख्या C2 कुल क्षेत्रफल 30911 वर्ग मीटर 1500 वर्ग मीटर भूमि पर जन स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सहायक अभियंता और उपखंड परिसर के लिए भूमि निःशुल्क आवंटन करने का प्रस्ताव अनुमोदन करते हुए प्रकरण राज्य सरकार की स्वीकृति के लिए भिजवाए जाने के निर्णय लिया गया है। जयपुर में कृष्ण कुणाल शासन सचिव स्कूल शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में शिक्षा संकुल परिसर में रीट 2024 की तैयारियों को लेकर एक समीक्षा बैठक हुई, जिसमें फरवरी में संभावित रीट परीक्षा को लेकर आगामी तैयारियों को लेकर चर्चा हुई है। शिक्षा सचिव ने रीट को लेकर सभी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सभी जिला कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारियों से 5 जनवरी तक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए। इस दौरान महेंद्र चंद्र शर्मा, चेयरमैन अध्यात्मिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, ने सभी जिलों को शीघ्र अतिशीघ्र परीक्षा संचालन समिति का गठन करने के निर्देश दिए। शिक्षा सचिव ने कहा कि रीट परीक्षा में 15 से 20 लाख परीक्षार्थियों को शामिल होने का अनुमान है और इसके लिए जिलाधिकारी 5 जनवरी तक सभी नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने के साथ साथ परीक्षा केंद्रों का निर्धारण सुनिश्चित करें।
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पाली में एंटीबायोटिक रेसिडेंस और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए जागरूकता कार्यक्रम किया गया, जिसमें डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा ने डॉक्टर प्रियांक कुमावत, विभाग अध्यक्ष फार्मालॉजिकल विभाग जेएमसी पाली के साथ मिलकर एंटीबायोटिक रेसिडेंस अवेयरनेस और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को लेकर गेस्ट लेक्चर लिया, जिसमें पाली असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोनिका हर्ष यादव, विभाग अध्यक्ष फार्माकोलॉजी विभाग जीएमसी अलवर और डॉक्टर विनोद छिपा, फार्माकोलॉजी विभाग मौजूद रहे और सभी छात्रों को जागरूक करने के लिए शपथ दिलाई गई। ऑल इंडिया कांग्रेस ओबीसी विभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर राजेंद्र सेन और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस ओबीसी विभाग के चेयरमैन हर्ष सहाय यादव ने संयुक्त रूप से विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि बीजेपी सरकार द्वारा निरस्त 9 जिलों में 6 जिले पिछड़े वर्ग से संबंधित है। इससे साफ मंशा जाहिर होती है कि बीजेपी सरकार पिछड़े वर्ग के विरोधी है, उन्होंने चुन चुनकर पिछड़े वर्ग से संबंधित जिले निरस्त कर इन जिलों के जनप्रतिनिधि और मतदाताओं का अपमान किया है। गौतम सेवा ट्रस्ट द्वारा वर्ष 2025 के कैलेंडर विमोचन कार्यक्रम रविवार को आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बीकानेर पश्चिम विधायक जेठानंद व्यास थे। इस अवसर पर विजय आचार्य, गंगा शहर सर्किल ऑफिसर पार्थ शर्मा, गंगा शहर थानाधिकारी विक्रम तिवारी, लोक कोलायक परिमंडल अध्यक्ष जगदीश उपाध्याय, कोलासर सरपंच राधेश्याम उपाध्याय, हरि गोपाल उपाध्याय, सूरज उपाध्याय सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। कैलेंडर विमोचन के अवसर पर नशा मुक्त समाज और शैक्षणिक उन्नयन विषयों पर चर्चा हुई। विधायक जेठानंद व्यास ने बेटियों को शिक्षा के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध करवाने और युवाओं को नशे के दंश से बचाने का आह्वान किया। उन्होंने ट्रस्ट की गतिविधियों को सराहा और सीईओ गंगा शहर पार्थ शर्मा ने डिजिटल फ्रॉड और इससे बचाव के बारे में जानकारी दी। गौतम सेवा ट्रस्ट के शिवदयाल बच्च ने बताया कि ट्रस्ट द्वारा सामाजिक सरोकार कार्य सतत रूप से किए जा रहे हैं। उन्होंने कोरोना काल में संस्था और गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज द्वारा 125 टन आटा वितरित करने और मतदाता जागरूकता गतिविधियों के भागीदारी की जानकारी दी। इस दौरान रामदयाल पंचारिया, रमेश उपाध्याय, भंवरलाल साहू, शिव पडिहार, जनक उपाध्याय, सुमित जोशी, पवन जोशी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। सर मथुरा कस्बा में सोमवार को समाजसेवी स्वर्गीय कैलाश नारायण सोनी सबलगढ़ वालों की 9वीं पुण्यतिथि पर विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी संगठन, पत्रकार बंधु, ड्राइवर स्टाफ और अन्य संगठनों के लोगों और परिवारजनों सहित सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। सोनी के परिजनों ने उनकी जन्मभूमि संभलगढ़ स्थित दाऊजी गौशाला और राधा माधव गौशाला में गौ माताओं के लिए हरियाली और चारे के लिए सहयोग राशि भेंट की। वहीं सर मथुरा कस्बा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सामाजिक और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट मौन रखकर श्रद्धांजलि देने के बाद मरीजों को फल और बिस्किट बांटे। साथ ही इसके बाद सर मथुरा कस्बा के संत आसाराम बापू आश्रम स्थित श्रीकृष्ण गौशाला पर भी परिजनों ने गौ माता को गुड़ खिलाया। वहीं कस्बा के कन्हैया पैलेस में चल रहे 10 दिवसीय शल्य चिकित्सा शिविर में भी मरीजों को बिस्किट वितरण किए। आज हमारे चंबल प्रभात न्यूज के संपादक श्री विष्णु कुमार सोनी जी के पिता स्वर्गीय पिताजी श्री कैलाश चंद्र जी सोनी की पुण्यतिथि के अवसर पर हमारे पत्रकार विष्णु जी सोनी ने हमारे शिविर में जितने भी भर्ती थे 60 लोग से 60 हमारे मरीज थे, उनके लिए अपनी तरफ से दाख एवं बिस्कुट उन्होंने अपने पिताजी के लिए पुण्यतिथि मनाने के लिए उन्होंने समर्पित किया है। इनका भाव बहुत अच्छा है। हम चाहते हैं इनके पिताजी जहाँ भी रहे उनका आशीर्वाद इनके ऊपर बना रहे और इसी भाव से ये काम करते रहे। बस हम यही उम्मीद करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दें और अपने अच्छे स्थान पर रहें। हम जी फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।